सभी का स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की इस मैराथन क्लास में। आज हम आपको इतिहास का मैराथन क्लास प्रोवाइड करने चल रहे हैं। अगर आप अभी तक इतिहास का एक भी टॉपिक नहीं पढ़े तो आज यह क्लास जरूर देखिएगा। आज इस मैराथन में हम 3 टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति और हमारा तीसरा टॉपिक होगा जैन धर्म। अगर आपने इन 3 टॉपिकों को पढ़ लिया तो समझ लीजिए 5 से 10 नंबर जो आने वाला है इतिहास का सारा नंबर यहीं से आ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आए थे। अस्तित्व में कब आए थे सिंधु घाटी की सभ्यता, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। और पहला ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व और बी ऑप्शन है हमारा 4500 ईसा पूर्व और सी ऑप्शन है हमारा 1500 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अस्तित्व में आया था कब आया था। तो उत्तर जो निकलेगा बिल्कुल सही, आपने उत्तर सही दिया। 2500 ईसा पूर्व में इसका अस्तित्व आया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम जो आपको टॉपिक करा रहे हैं आपके सिलेबस में दिए गया है। अगर आप सिलेबस नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए हमारे और वहाँ पर आपको सिलेबस भी मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। चलिए बताइए किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था वह मिला था। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और, यहाँ प्रश्न में ही एक प्रश्न बन गया। आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा शहर कब मिला था तो 1920 और 21 में मिला था। ठीक है, खुदाई के दौरान मिला था। यहाँ से एक प्रश्न इसमें भी समझ लीजिए। और किस नदी के किनारे मिला था वह बताइए। झेलम, ब्यास, चिनाव, रावी। चलिए उत्तर बताइए कि 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। या ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है और आपके टॉपिक में इम्पोर्टेंट पद रखता है। ठीक है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि हम अपने हर क्लास में बताते हैं, अभी आगे दिखाएंगे भी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा वह हो जाएगा रावी नदी के किनारे। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। टॉपिक थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए हम इधर उधर की बात ना करते हुए सुपर फास्ट तरीके से प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर खाली स्थान भरना पड़ेगा, क्या इसमें से भरा जाएगा यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। चलिए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर लिख सकते हैं कितनी वर्ष, ठीक है, कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है 1000 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन कह रहा है 5000 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन कह रहा है 3000 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग और उत्तर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है। चलिए चलिए जल्दी बताइए, कमेंट करिए। बिल्कुल सही, अगर आपने उत्तर दिया 3000 ईसा पूर्व तो यह सही है। और जितने भी लोग 3000 ईसा पूर्व सी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व होगा नहीं और 5000 होगा नहीं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 3000 ईसा पूर्व सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आखिरी समय है 1 महीने का, हम आपको सुपर फास्ट तरीके से तैयारी करा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार की क्लासेस करना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। पहले ही शब्द में भरना पड़ेगा, क्या भरना है यही आपसे पूछ रहा है यह प्रश्न। यह खाली स्थान के भरने के लिए प्रश्न जो आते हैं पेपर में आपको थोड़ा और टफ बनाने के लिए प्रश्न ये दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण और एवं उत्तर की गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ। किसका विकास हुआ था आपसे यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, बी ऑप्शन का रहा है मौर्य साम्राज्य, सी ऑप्शन का रहा है आर्य साम्राज्य और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा हम
पहला टॉपिक हमारा है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो हमारा उत्तर भी सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पहला टॉपिक चला है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा टॉपिक आएगा हमारा वैदिक संस्कृति और तीसरा टॉपिक आएगा आज का हमारा जैन धर्म, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आने वाले 1 से 2 दिनों में हम आपके लिए मैराथन प्रोवाइड करने वाले हैं, और महामैराथन जिसमें सारे के सारे सब्जेक्टों को एक साथ हम प्रोवाइड करेंगे। हिंदी, इतिहास, भूगोल, जीके, जीएस, ये 4-5 सब्जेक्ट को लेकर हम महामैराथन की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और डेली सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर वह क्लास मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारे साथ जुड़कर आखिरी समय में तैयारी कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है मांडा, बी ऑप्शन कह रहा है हमारा हड़प्पा, सी ऑप्शन आलमगीरपुर और डी ऑप्शन राखी गढ़ी। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, हड़प्पा संस्कृति, बिल्कुल सही, आप लोग उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए बताइए कौन सा हमारा यह प्रश्न का उत्तर सही होने वाला है। जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि आपकी तैयारी तो हो ही गई होगी। अब आप तैयारी कर ली हैं तो आप उत्तर भी जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है, मैं नहीं देने वाला हूँ, आप देंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, अगर आपने उत्तर कौन सा दिया है देखते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। अगर आपने आलमगीरपुर उत्तर दिया है तो यह आपका बिल्कुल सही होगा। आलमगीरपुर, जिसे आज के समय में क्या नाम दिया गया, वह भी नाम बता दीजिए एक बार। चलिए, यह कहाँ पर पाया जाता है, किस राज्य में? तो यूपी में आलमगीरपुर पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? वैदिक संस्कृति। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह क्लास है। पहला टॉपिक जो दिया गया था आपके सिलेबस में वह था सिंधु घाटी की सभ्यता। अब दूसरा टॉपिक हम आज का देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति, ठीक है। यह भी आपके सिलेबस में दिया गया है। वैदिक संस्कृति का पहला प्रश्न देखने वाले हैं, क्या कर रहा है हमारा पहला प्रश्न। ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में भी जाना जाता है? ए ऑप्शन कर रहा है सूक्त, बी ऑप्शन कर रहा है ज्ञान, सी ऑप्शन कर रहा है रुद्र और डी ऑप्शन कर रहा है कर्मकांडो। चलिए बताइए, कर्मकांड। चलिए ठीक, ठीक। अगर आपने उत्तर दिया है सूक्त तो यह बिल्कुल सही। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की जाए, ठीक है। ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए एक बार, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें एक 10,600 ऋचाओं के कि यहाँ पर खालिस्तान कितने सूक्त के 10 अध्याय शामिल है। चलिए बताइए कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है 1028, बी ऑप्शन कर रहा है 1128 और सी ऑप्शन कर रहा है 1228 और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। कई लोग होंगे जो 28-28 रटे होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन में भी आपके साथ खेला कर दिया गया है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। बिल्कुल सही। जी, जी, सही, सही। जिसमें यहाँ पर ऋग्वेद के चारों वेदों में पवित्रतम वेद है ऋग्वेद। आप यहाँ पर एक प्रश्न और जान जाइए कि अगर आपसे पूछा जाए चारों वेदों में से सबसे पवित्र वेद कौन सा है, तो आपको आंसर देना है ऋग्वेद, ठीक है। और जिसमें 10,600 ऋचाएँ हैं और 1,028 सूक्त हैं। 1,028 सूक्त हैं, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, अब मत भागिए क्योंकि अब आखिरी समय है, आप जरूर तैयारी करिए। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित 1,028 सूक्त का संग्रह है। चलिए
ए ऑप्शन यजुर्वेद, बी ऑप्शन अथर्ववेद, सी ऑप्शन ऋग्वेद और डी ऑप्शन सामवेद। अभी इस प्रश्न से पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा वही सेम प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके आपके सामने रखा गया है। आप लोग उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। बिल्कुल सही, 1028 सूक्त जब अभी वहाँ पर मैंने बताया तो 1028 सूक्त यहाँ पर भी हैं और 10 अध्याय वहाँ पर बताया, 10 मंडल यहाँ पर हैं। तो हमारा उत्तर जो निकलेगा अब आप जान भी गए होंगे। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो निकलेगा ऋग्वेद हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। ए ऑप्शन पहले एक मंडल, बी ऑप्शन दूसरे में, सी ऑप्शन तीसरे में और डी ऑप्शन चौथे में। बताइए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है। तो उत्तर जल्दी से कमेंट करिए एक बार। चलिए ठीक ठीक, चलिए बिल्कुल सही, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में होता है। आप लोग सी ऑप्शन सही कर लीजिए, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या करा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न में कहा रहा है कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांड के ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा रहा है कर्म कांडों का ग्रंथ किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन यजुर्वेद, बी ऑप्शन सामवेद, सी ऑप्शन ऋग्वेद और डी ऑप्शन अथर्ववेद। जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, यजुर्वेद को कहा जाता है कर्मकांड का ग्रंथ। अगर यजुर्वेद हमारा यहाँ पर ऑप्शन में ए है तो ए हमारा सही हो जाएगा। अथर्ववेद को पूछे तो अथर्ववेद को जादू टोने का वेद कहा जाता है। ठीक है, जादू और टोने का वेद लिख लीजिए, जादू टोने का वेद। ठीक है, जादू टोने का वेद। और अगर आपसे पूछे कि सामवेद, सामवेद पूछेंगे तो सामवेद का संबंध किससे है, तो सामवेद का संबंध है संगीत से। ठीक है, सामवेद को संगीत के का वेद भी कहा जाता है। हमारा उत्तर जो निकलेगा यहाँ पर ए ऑप्शन यजुर्वेद सही हो जाएगा। यजुर्वेद कर्मकांड का ग्रंथ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा यहाँ से अगला टॉपिक तीसरा आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है जैन धर्म। अब हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि जैन धर्म से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा, अब अगर आपको अच्छा लगे तब बताइएगा ज़रूर। और फिलहाल बहुत ही जल्द महामैराथन की क्लासेज हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाले हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ। इससे पहले हमने एक जीके जीएस की मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड कर दी है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के नाम से क्लासेज मिल जाएंगी। आप पूरी की पूरी क्लासेज को ज़रूर अटेंड करिए एक बार। चले आगे बढ़िए, कह रहा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 24 तीर्थंकर हुए। सबसे पहले इतना जान जाइए कि 24 तीर्थंकर किस धर्म में हुए, तो वहां पर जैन धर्म आपको ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रथम कौन थे। ए ऑप्शन कह रहा है सुमितनाथ, बी ऑप्शन कह रहा है ऋषभनाथ, सी ऑप्शन कह रहा है संभवनाथ और जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चले बताइए जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कौन थे प्रथम। तो हमारा जो उत्तर निकलेगा वो हो जाएंगे ऋषभनाथ। ऋषभनाथ 24वें तीर्थंकर नहीं थे, पहले तीर्थंकर थे 24 तीर्थंकरों में से। अब आपको कमेंट में बताना है कि 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। लास्ट नंबर के जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अपने प्रश्न में आपसे एक एक प्रश्न इसलिए पूछते हैं, हो सकता है आपको नहीं आता हो तो आप इस टॉपिक को खोजिए कहीं पर और विस्तार से पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोक सेन का पुत्र था वह जैन तीर्थंकर बना। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नहीं समझ पाए एक बार फिर पढ़िए। कह रहा है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोक सेन का पुत्र था वह जैन तीर्थंकर बना। चलिए ए ऑप्शन 23वां, बी ऑप्शन 24वां, सी ऑप्शन प्रथम और डी ऑप्शन हमारा द्वितीय। बताइए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए बताइए जल्दी से।
चलिए, चलिए, जल्दी-जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। अगर आप उत्तर दे रहे हैं कौन-सा 23वां, तो उत्तर हमारा 23वां बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सुपर फ़ास्ट तरीके से तैयारी करनी है, तभी तो आप हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, अगला प्रश्न। खाली स्थान दिया गया है, आपसे कह रहा है को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है। किसको? आप लिख सकते हैं यहाँ पर किसको, ठीक है? आप लिख सकते हैं किसको, ठीक? चलिए किसको लिख दीजिए। किसको वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसे जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? बिल्कुल सही ऑप्शन का है, देखते हैं। महावीर, वासुदेव और ऋषभनाथ और दिगंबर। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बता दीजिए, कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। चलिए, हमारा उत्तर जो होगा वह हो जाएगा सही, ऋषभनाथ। अब यहाँ पर ऋषभनाथ को रखिए। ऋषभनाथ को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसे जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, जिसने कह सकते हैं। बिल्कुल सही, जिसने। जिसने होगा, जिसने जिसने। ठीक है, यहाँ पर जिसने हो जाएगा। चलिए, जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया वो थे ऋषभनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है कि वर्धमान महावीर धर्म के तीर्थंकर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए कि वर्धमान जो हैं महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। यहाँ पर जैन लगा लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा शॉर्टकट में पेपर में पूछा गया था, इसलिए हमारा यहाँ प्रश्न में आपको त्रुटि मिल जाएगी। ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था पेपर में, और वो भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर में। यहाँ पर जैन धर्म नहीं लिखा गया था, लेकिन वर्धमान का जो संबंध था वह जैन धर्म से ही था, इतना आपको लॉजिक लगाना चाहिए। ठीक, तो बताइए कौन से तीर्थंकर थे, दूसरे, 20वें, 24वें या 5वें? तो उत्तर जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सही, हमारा जो वर्धमान थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अभी मैंने बताया कि 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, और आखिरी तीर्थंकर का हमने नाम पूछा था, यह प्रश्न उसी पर डिपेंड है। तो इस तीर्थंकर का नाम था वर्धमान। ठीक है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे, आप लोग नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? ए ऑप्शन कह रहा है मगध में, बी ऑप्शन कह रहा है पाटलिपुत्र में, सी ऑप्शन कह रहा है वैशाली में, और डी ऑप्शन कह रहा है सारनाथ में। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, कहाँ पर होगा। चलिए, बिल्कुल सही, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूछा जा रहा, तो उत्तर जो निकलेगा वह हो जाएगा हमारा वैशाली में। ठीक, ठीक। महावीर का जन्म जो, तो भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलें, आज के इस क्लास का हो सकता है ये लास्ट प्रश्न हो हमारा। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्लास में और प्रश्न है कि नहीं है। प्रश्न में कह रहा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुई थी? जन्म तो अभी आप जान गए कि वैशाली में हुई थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है, ए ऑप्शन कुशीनगर में, बी ऑप्शन गया में, सी ऑप्शन वैशाली में, और डी ऑप्शन पावापुरी में। चलिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि महावीर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था वैशाली में, और जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी पावापुरी में। ठीक है, मृत्यु पावापुरी में, जन्म वैशाली में। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोग जान जाइए वैशाली में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक, और पावापुरी जो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये हुआ था मृत्यु। ठीक है, चले आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर अब आखिरी समय का ब्रह्मास्त्र क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी यह बताइएगा। हम आपको कल से या परसों से हम आपको महाभारतन की क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें हम आपको 5 से 6 सब्जेक्ट लाएंगे। जैसे करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस हिंदी हो जाएगा। करंट, ठीक है, चलिए लिख लीजिए, करंट अफेयर्स प्लस
हिंदी हो जाएगा, प्लस क्या होगा बताइए? प्लस में अब भूगोल हो जाएगा, ज्योग्राफी जिसे आप कहते हैं, ठीक है? और प्लस करिए, प्लस हो जाएगा हिस्टोरी मतलब इतिहास, ठीक है? चलिए फिर प्लस करिए और जीके जीएस, ठीक? तो जीके जीएस मतलब 1, 2, 3, 4, 5। आप 5 सब्जेक्टों की मैराथन क्लास आप हमारे साथ डेली सुबह 10 बजे में देख सकते हैं, कल से या परसों से। आप बताइए कल से स्टार्ट किया जाए या परसों से? इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हम बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर सकें। इम्पोर्टेंट क्लास है और मैराथन क्लास है, तो आप जुड़ना ना भूलें हमारे साथ डेली सुबह 10 बजे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा। धन्यवाद।